हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रेक। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। काफी सुर्खियों में रहा है हाल ही में, क्योंकि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और ये कहा गया है कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इनकी नियुक्ति में एग्जीक्यूटिव एक मेजर रोल प्ले करती है, जिस कारण कहीं ना कहीं ये सभी लोग एग्जीक्यूटिव की तरफ झुककर कार्य करते हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे और देश में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित देश के संविधान में क्या प्रावधान है, देश में कैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और इससे संबंधित विवाद क्यों हो रहा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आज ही के वीडियो में कवर करेंगे। एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो देखिए, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इलेक्शन से संबंधित जो प्रावधान है फ्रेंड्स, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में देखने को मिलते हैं। यहां पर आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये आर्टिकल भाग 15 में शामिल किए गए हैं और ये देश में निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल्स हैं। अब पहले एक एक आर्टिकल को हम देख लेते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारे पास आर्टिकल 324 और ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, देश में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के तहत दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और पहली बार राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है फ्रेंड्स, वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था इस आर्टिकल के तहत। ओके, अभी तो आप ये याद रखिए, फिर हम आगे पूरे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी संरचना को जानेंगे और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में समझेंगे। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 325 आता है और यह कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कौन कहता है ये? आर्टिकल 325। ठीक है। आर्टिकल 324 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करता है। आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है और यह कहता है कि वयस्कता के आधार पर मतदान का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन वयस्कता की उम्र कितनी होगी, इस पर कानून बनाने का अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है। इसीलिए जो मतदान का अधिकार है फ्रेंड्स, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, बल्कि एक लीगल राइट है, मतलब एक विधिक अधिकार है। याद रखिएगा, मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है, क्योंकि संसद नियम बना सकती है वयस्कता की आयु पर। इसीलिए आपको पता है 61 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1989 में। 1989 से पहले जो मतदान की आयु थी फ्रेंड्स, वो 21 साल थी। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को घटाया गया 1989 में और 21 से घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। तो अब वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है फ्रेंड्स? ये 18 वर्ष है, याद रखिएगा। तो वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है वो आर्टिकल 326 में उल्लेखित है। इसके बाद आर्टिकल 327 आता है, जो ये बात करता है कि संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में विधि बना सकती है। विधि बना सकती है। अधिकार किसको है? संसद को है। आर्टिकल 327 ये प्रावधान करता है कि जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल दोनों के चुनाव से संबंधित विधि बना सकती है। यह अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है। और आर्टिकल 328 भी कहीं ना कहीं इससे ही संबंधित है और यह कहता है कि राज्य
राज्य विधानमंडल से संबंधित, विधानमंडल के चुनाव से संबंधित विधि बना सकता है। ओके, तो यहां पर आर्टिकल 327 कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में विधि बना सकती है। और आर्टिकल 328 कहता है कि राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित विधि बना सकता है अगर केंद्र ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया है तो। मतलब देखिए, संसद देश में निर्वाचन क्षेत्रों को डिसाइड कर सकती है, मतदाता सूची का निर्माण कर सकती है, निर्वाचित सीटों को डिसाइड कर सकती है, संसद के चुनाव के लिए भी और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए भी। आर्टिकल 328 यह कहता है कि राज्य को भी यह अधिकार है कि वो राज्य विधानमंडल के अंदर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कर सकता है, निर्वाचक सीट डिसाइड कर सकता है और उसके लिए कानून बना सकता है अगर पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया है तो यहां पर हमें 5 आर्टिकल समझ में आ जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 329। और आर्टिकल 329 कहता है कि चुनावी विवाद न्यायालय क्षेत्र से, मतलब न्यायिक क्षेत्र से बाहर होंगे। मतलब 327 और 328 के तहत अगर कोई भी कानून संसद या राज्य की विधानमंडल ने बनाया है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 329 ये प्रावधान करता है। तो इस तरह 6 आर्टिकल हैं जो कि इलेक्शन से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। लेकिन यहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करता है, इसकी संरचना की बात करता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे, उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये सारे प्रावधान आर्टिकल 324 में ही उल्लेखित है। तो हम यहां पर केवल एक आर्टिकल की स्पेशली बात करेंगे, आर्टिकल 324, मतलब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की। तो चलिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को समझने की कोशिश करते हैं। तो यह है हमारे पास फ्रेंड्स राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जिसे कहा जाता है नेशनल इलेक्शन कमीशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तब यह केवल एक सदस्यीय संस्था थी, केवल तब अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन 1989 में चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम लाया गया था। संशोधन अधिनियम यह लाया गया था 1989 में, और इस एक सदस्यीय संस्था को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया 1989 में। इसके बाद से अब इसका एक अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को कहा जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सदस्यों को कहा जाता है अन्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त और सेकंड भी कहलाता है अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो इस तरह राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसको याद रखिएगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। राष्ट्रपति अधिघोषणा करके या फिर सूचना जारी करके अन्य निर्वाचन आयुक्तों को घटा बढ़ा सकता है। प्रेसिडेंट को यह अधिकार है। अब यहां पर देखिए कि अध्यक्ष का जो पद है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। किसके समान है? न्यायाधीश के समान। एक सेकंड रुकिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, के समान। किसका पद है ये? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। अब तीनों की ही नियुक्ति, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में जो 3 सदस्य फ्रेंड्स, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, तीनों की ही नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, अब यहां पर आपको यह चीज समझना पड़ेगी कि राष्ट्रपति
यहां पर सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता तो है, लेकिन मंत्री परिषद की सिफारिश पर। तो यहां पर किसका रोल मेजर हो गया? सीधी सी बात है, मंत्री परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का। मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। अब यहां पर भारतीय संविधान में अध्यक्ष और सदस्य के लिए कोई योग्यता नहीं दी गई है। मतलब मंत्री परिषद को जो व्यक्ति पसंद है, हाँ आईएएस रैंक का अधिकारी होना चाहिए, तो मंत्री परिषद को जो भी व्यक्ति पसंद है उसका नाम अध्यक्ष या फिर सदस्य के रूप में राष्ट्रपति को भेज देगी और राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं देश की डेमोक्रेसी को आगे चलकर खतरा हो सकता है। इसीलिए याचिकाकर्ता का कहना है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, विपक्ष के नेता हो, सत्ता पक्ष में से कोई एक व्यक्ति हो और अदर्स मेंबर हो, और उस कमेटी की सिफारिश पर अध्यक्ष और सदस्य का नाम राष्ट्रपति को रिकमेंड किया जाए। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये याचिकाकर्ता का कहना है। लेकिन अभी तक जो संविधान में प्रावधान है हम उसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर क्या डिसीजन देता है वो हम आगे देखेंगे, पर अभी संविधान में जो प्रावधान है वो मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 324 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और तीनों के वेतन भत्ते और अधिकार समान है फ्रेंड्स। तीनों के वेतन भत्ते और अधिकार समान होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तीनों की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, और अगर इन्हें इनके कार्यकाल के दौरान अपना पद छोड़ना है तो अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे? त्यागपत्र भी भारत के राष्ट्रपति को देकर ये तीनों अपना पद छोड़ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनका पद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। इसीलिए ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो अपने पद पर रहेंगे। कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 6 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष पूरा कर ले कार्यकाल के रूप में, और नहीं तो अपनी रिटायरमेंट की एज अगर पूरी कर लेते 65 साल के हो जाते हैं तो भी इनका पद से रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इनको इनके कार्यकाल के दौरान इनके पद से हटाना है, किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, क्योंकि इनका पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, तो इन्हें उसी पद्धति से हटाया जाएगा इनके पद से जिस पद्धति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। याद रखना, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की यहां पर बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है तो सीधी सी बात है, संसद के दोनों सदनों में इनके खिलाफ प्रस्ताव आएंगे। 2/3 मेजोरिटी से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तब इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा, अन्यथा इन्हें इनके पद से नहीं हटाया जा सकता। और अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा सकता है। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जैसी प्रक्रिया फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन 2 आधार होना चाहिए, एक सिद्ध कदाचार होना चाहिए इन्हें हटाने के लिए, या फिर ये मतलब सक्षम ना हो अपने पद का निर्वहन करने के लिए। ये 2 आधार पर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर? तो यहां पर हमें पता चल गया आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के जितने भी सदस्य उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति। त्यागपत्र अगर देना चाहता है कोई भी तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रोसीजर के द्वारा कार्यकाल के बीच में हटाया जा सकता है जिस प्रोसीजर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा सकता है कभी भी। ओके, तो ये हमारे पास राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। अब हम देख लेते हैं, अब हम ये समझ लेते हैं कि इनके कार्य क्या है। तो देखिए, अगर इनके वर्क की बात करते हैं तो ये नॉर्मली 5 चुनाव कंडक्ट करवाते हैं। याद रखिएगा, 5 तरह के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 अलग अलग हाउसेस के चुनाव करवाते हैं। इनके चुनाव में हमें राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा राज्यसभा, लोकसभा और विधानमंडल राज्य का, इनके चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। इसके बाद जो राज्य के इंटरनली इलेक्शन होते हैं फ्रेंड्स,
स्थानीय जो चुनाव होते हैं उनके लिए अलग से एक संस्था है राज्य निर्वाचन आयोग। यहां पर हम बात करें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा यहां पर यह चीज बहुत कंफ्यूज करती है, जब एग्जाम में पूछा जाता है विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है। अब हमारे माइंड में क्लिक करता है कि विधानसभा राज्यों में होती है तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, लेकिन गलत है। विधानसभा या विधानमंडल का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानमंडल का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा काफी सारे काम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करता है, जैसे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इलेक्शन के लिए उसका इलेक्शन का निर्देशन करना, नियंत्रण करना, चुनाव का संचालन करना, मतदाता सूची तैयार करना, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को या जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, है ना, और जो मत पत्र है उनका निरीक्षण करना, परिसीमन करना, ये सब कार्य राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को दिए गए हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ये सभी कार्य कंडक्ट करवाता है। ओके, तो हम यहां पर ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 324 के तहत आपको नियुक्ति पता चल गई, कार्यकाल पता चल गया, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर रहते। इनका पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, ये भी आपको पता चल गया। और कहीं ना कहीं क्योंकि यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी योग्यताएं नहीं दी गई है, तो हमको यह समझ में आता है कि मंत्री परिषद अपने किसी भी पसंदीदा व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति को भेज सकता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त के रूप में या अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं यह तो बात सत्य है कि डेमोक्रेसी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है आने वाले भविष्य में। इसीलिए एक प्रॉपर कमेटी बनाई जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन दे सकता है या देगा, ये आगे देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। तो आई होप आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित क्या प्रावधान है, सदस्य और अध्यक्ष कैसे चुने जा सकते हैं, कैसे उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इन पदों का उल्लेख किया गया है, ये सभी आपको आज के इस वीडियो में पता चल गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, जो इस टॉपिक से हमें आने वाली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और डेफिनेटली हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक अपडेट देता हूं। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए अब पॉलिटी की लाइव बैचेस शुरू हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप डेप्थ में जाकर पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। पॉलिटी को टॉपिक वाइज हम बहुत ही डेप्थ में जाकर पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप मिनिमम कॉस्ट में पॉलिटी के इस कोर्स को या लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपके लिए काफी सारे अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इंडियन हिस्ट्री, साइंस, सब आपके लिए अवेलेबल हैं। आप उन्हें भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि नेशनल इलेक्शन कमीशन से हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने सेशन को ध्यान से सुना है तो। भारतीय संविधान के किस भाग में नेशनल इलेक्शन कमीशन का प्रावधान देखने को मिलता है? तो यह है भाग 15, आंसर सी हो जाएगा। आर्टिकल पूछता फ्रेंड्स, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछता है, तो 324, आर्टिकल 324 में नेशनल इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है। एक संवैधानिक संस्था है, एक स्वतंत्र संस्था है, जो कि भाग 15 में उल्लेखित है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, नेशनल इलेक्शन कमीशन। ओके, इसके बाद देखिए, निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो पहले ही क्वेश्चन में हमने बात की है इसकी, आर्टिकल भी पूछ लिया यहां पर, तो ये हो गया आर्टिकल 324। निर्वाचन आयोग मतलब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है यहां पर, आर्टिकल 324 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित है, याद रहेगा। ओके, इसके बाद देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान होता है? तो
चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं फ्रेंड्स, उनकी जो पोस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती। इसीलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी पद्धति से अपने पद से हटाया जा सकता है जिस पद्धति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जजेस को उनके पद से हटाया जाता है। मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। इनको हटाने के लिए काफी सारी पोस्ट है जिनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। जैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अगर हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। वही संसद के दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी से बिल को पास करवाना पड़ेगा। दो आधार हो सकते हैं, सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता, मतलब कार्य करने की क्षमता ही नहीं बची, कोई भी कारण हो सकता है। तो इस आधार पर, दो आधार पर इनके खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, अगर इनको हटाना है तो भी ऐसी प्रोसीजर चाहिए, महाभियोग जैसी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना है तो भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया चाहिए। इसके अलावा सीएजी को अगर हटाना है तो भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया को ही फॉलो किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सीएजी, इन सभी को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो जब अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है तो अपना त्यागपत्र भी किसको सौंपेंगे? सीधी सी बात है, भारत के प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। अगर कार्यकाल के बीच में कोई भी चुनाव आयुक्त, या तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे वो अन्य चुनाव आयुक्त हो, कोई भी कार्यकाल के बीच में अगर अपना पद छोड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या चुनाव आयुक्त की योग्यताओं में शामिल है? ऑप्शन देखते हैं। 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा हो, 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, 5 वर्ष तक महान्यायवादी के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर तीनों में से कोई नहीं। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी योग्यता भारतीय संविधान में नहीं दी गई है, तो तीनों में से कोई भी नहीं। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। इनकी योग्यता का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो आई होप नेशनल इलेक्शन कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया होगा। सभी आर्टिकल्स आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको भाग क्लियर हो गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी विवादित चल रहा है और क्यों इतनी कंट्रोवर्सी इस पद को लेकर देखने को मिल रही है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगेन, अगर वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।